और बड़ी खबर इस वक्त की महाराष्ट्र से, जहां पर सियासत जोरदार है और तस्वीर पवार वर्सेस पवार है। बड़ी खबर, अजीत पवार के समर्थकों के साथ उनकी एक बेहद अहम बैठक। देवेंद्र फडणवीस से अब वो मिलने के लिए पहुंच चुके हैं उनके घर पर। अजीत पवार के साथ छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल भी मौजूद हैं। ये दो चेहरे बहुत मायने रखते हैं क्योंकि एक वक्त में पवार के, शरद पवार के बेहद करीबी नेताओं में शुमार। तो पहले बैठक हुई थी अजीत पवार के घर पर, अब से कुछ देर पहले ये अहम बैठक हुई थी और अब इसके बाद आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं और साथ में उनके छगन भुजबल और प्रफुल्ल पटेल भी मौजूद हैं इस अहम बैठक के बाद, जिसमें आगे की रणनीति पर लिहाजा चर्चा हुई होगी। उसके बाद फडणवीस से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं और ये तस्वीरें आप देखिए, देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात। उससे पहले अजीत पवार ने अपने तमाम समर्थकों के साथ बैठक की है। कल अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। अजीत पवार समेत 9 लोग मंत्रिमंडल में शामिल हुए और माना यह जा रहा है कि अब किसको कौन सा विभाग दिया जाएगा, इस पर उन्होंने अपने साथियों के साथ विचार विमर्श किया होगा और उसके बाद अब देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करने के लिए वो पहुंच चुके हैं। हमारे सहयोगी इस वक्त विवेक गुप्ता हमसे सीधे जुड़ रहे हैं, जो महाराष्ट्र की सियासत पर नजदीक से नजर बनाए हुए हैं, साथ ही साथ दिवाकर सिंह भी। लेकिन विवेक, जिस तरह से अब ये बैठक हुई है, मुलाकात के लिए अब देवेंद्र फडणवीस के घर पहुंचे हैं, क्या मंत्रिमंडल विभागों के बंटवारे का ही मुद्दा प्रमुखता से इस बैठक में रहा होगा? बिल्कुल सही प्रशांत, आपने देखिए लगभग 1 घंटे तक अजीत पवार ने अपने बंगले पर 9 विधायकों के साथ मीटिंग की थी और उसमें 2 अहम मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है कि जो डिस्क्वालिफिकेशन का जो पिटीशन एनसीपी की जयंत पाटिल ने स्पीकर को दिया, उस पर ये चर्चा हो रही है। और दूसरा है कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा, तो 9 मंत्रियों में जिन्होंने कल शपथ ली एनसीपी तरफ से, उनमें से कौन कौन मंत्री को क्या क्या विभाग दिए जाएंगे। मैं सीधी तस्वीर दिखा सकता हूँ कि देवेंद्र फडणवीस के घर, जो उनका बंगला है सागर, वहाँ पर एक ही गाड़ी में अजीत पवार अपनी खुद की गाड़ी में, वहाँ पर एक ही गाड़ी में प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और अजीत पवार पहुँचे हैं। तीनों बड़े नेता हैं और वो 1 घंटे मीटिंग करने के बाद अब वो सीधे देवेंद्र फडणवीस के बंगले सागर पहुंचे हैं और इस मुद्दे पर यहाँ पर हम देवेंद्र फडणवीस की मीटिंग होगी कि इन दो अहम मुद्दे हैं। पहला मुद्दा, जो एनसीपी की तरफ से सुप्रिया सुले और जयंत पाटिल ने एक पिटीशन दी है, हम आपका रुख करेंगे। ये सबको मालूम है और खासकर उन लोगों को तो जरूर मालूम है जो महाराष्ट्र की सियासत को बहुत करीब से जानते हैं कि दोनों ही प्रकरण में, यानी शिंदे और इस वक्त अजीत पवार, सूत्रधार की भूमिका में अगर कोई रहा है तो वो है अभी जिनसे मुलाकात हो रही है, देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र में अजीत पवार की बगावत के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार सतारा पहुंचे, जहां उन्होंने वाईबी चौहान को श्रद्धांजलि दी और इसके बाद वो थोड़ी देर में शक्ति प्रदर्शन भी करने वाले हैं। और जानकारी के मुताबिक इस दौरान शरद पवार गुट के सभी विधायक, सांसद भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। लेकिन यहां जिस तरीके से उन्होंने अपने तमाम कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित किया है, उसमें सीधे चुनौती दी है उन लोगों को जो अब शरद पवार के खिलाफ इस वक्त नजर आ रहे थे। लेकिन इस चुनौती का क्या असर होने वाला है? क्या इससे पार्टी बच पाएगी? क्या इससे विधायकों के चेहरे बच पाएंगे? क्या सांसद बच पाएंगे? क्या ऐसा होगा? ये वक्त पे छोड़ते हैं इस वक्त। और वहीं अजीत पवार की बगावत के बाद महाराष्ट्र के सतारा में शरद पवार ने हुंकार भरी है और उन्होंने महाराष्ट्र में चुनी हुई सरकार को गिराने का आरोप सीधे लगाया। उन्होंने कहा कि पार्टी में फूट पैदा करके दंगे भड़काने की साजिश भी रची गई। शरद पवार का ये बयान, और बयान कहां से आता है? उस जगह से जहां पे शक्ति प्रदर्शन वो कर रहे हैं। शांततेवर विश्वास असलेल्या या शक्तीने धक्का देणाऱ्या ज्या प्रवृत्ती आहेत त्या पूर्ण फळानं बाजूला करू आणि पुन्हा एकदा महाराष्ट्र प्रगतीच्या आणि सामान्य माणसाच्या हितासाठी कष्ट करणाऱ्यांचे राज्य ही अवस्था आपण निर्माण करू। मैं सीधे अपने सहयोगी दिवाकर का रुख करती हूँ। दिवाकर, कल से लेकर 2 बार शरद पवार मीडिया के सामने आते हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा उन्होंने इस प्रकरण के बाद, यानी डिप्टी सीएम अजीत पवार के बनने के बाद, और आज शक्ति प्रदर्शन के दौरान। लेकिन दोनों ही जगहों पे कहीं भी कुछ ऐसा देखने को बयान में नहीं मिल रहा है, सुनने को नहीं मिल रहा है, जिससे यह समझ में आए कि इस उम्र में आके इतनी तजुर्बा के साथ वो लड़ाई लड़ेंगे।
देखिए रीमा, दो महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पे समझनी होगी। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शरद पवार ने कहा था कि अजीत पवार ऐसा कुछ कदम उठाएंगे उन्हें जानकारी नहीं है। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस पार्टी में शरद पवार के बिना तुरुप का एक पत्ता ना हिलता हो, वहां अजीत पवार इतने बड़े कदम उठा लेते हैं, वो भी शरद पवार के करीबी नेताओं के साथ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि शरद पवार को जानकारी नहीं थी। दूसरी अहम चीज, आज जो हुंकार शरद पवार ने आज भरी है कराड़ से, सतारा से, उस हुंकार से क्या फायदा होने वाला है? जनता के बीच जाके या कार्यकर्ताओं के बीच जाके आपकी पार्टी नहीं बचेगी। आपको कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आपके पास जो बचे विधायक हैं उनको रोकने के लिए जतन करने होंगे, कार्यकर्ताओं को जोड़ने का जतन करना होगा। नहीं तो स्थिति उनकी उद्धव ठाकरे जैसी हो जाएगी, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने भी कानूनी लड़ाई जरूर लड़ी, लेकिन अपने नेताओं को रोक नहीं पाए। अब भी उनकी पार्टी में नेताओं के सिंधे गुट में जाने का सिलसिला लगातार जारी है। और ऐसे में अगर अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बन गए हैं, उनके साथ के जो विधायक हैं वो मंत्री बन गए हैं, तो जाहिर तौर पर जो अन्य विधायक होंगे, ठीक है दिवाकर, लौटूंगी मैं आपके पास, लेकिन एक बार रुख कर लेते हमारे सहयोगी विवेक का। विवेक, हमने देखा कि अब से कुछ देर पहले अजीत पवार के घर पर बैठक हुई और अब वो पहुंचे हैं देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करने, लेकिन इस बीच ऐसी भी जानकारी मिल पा रही है क्या कि एकनाथ शिंदे भी आज कोई बैठक बुला सकते हैं? इससे रिलेटेड कोई जानकारी आपके पास आई है? रीमा, देखिए इस पूरे मामले में एकनाथ शिंदे की तरफ से अभी तक कोई भी बैठक नहीं बुलाई गई है, लेकिन कांग्रेस ने ये एक बैठक जरूर बुलाई, क्योंकि अब कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं इस बात का डर सता रहा है कि उनके विधायक भी कहीं जाकर चोरी चुपके से बीजेपी में शामिल हो जाए। उसको लेकर भी सुबुगाहट तेज हो गई है, इसलिए कांग्रेस ने मीटिंग उठाई है। लेकिन सबसे अहम मीटिंग अभी हो रही है देवेंद्र फडणवीस के बंगले पर। देवेंद्र फडणवीस के बंगले पर इसमें तीनों नेता मौजूद हैं। जब प्रफुल्ल पटेल की बात कर रहे हैं, छगन भुजबल, अजीत पवार, ये तीनों दिग्गज नेता अभी देवेंद्र फडणवीस से मिल रहे हैं। दो अहम मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है कि अगर डिस्क्वालीफाई जो पिटीशन डाली गई है एनसीपी की तरफ से, उसमें अब लाइन ऑफ एक्शन और लीगल एक्शन शिंदे गुट और बीजेपी की तरफ से क्या रहेगा, और अजीत पवार जो तीनों गुट अब एक साथ मिल गए उनके लिए अब लीगल एक्शन क्या लेंगे, क्या आगे का कदम होगा। दूसरा, मंत्रिमंडल का विस्तार होना है कुछ ही दिनों में, क्योंकि देखिए अब अजीत पवार की टीम भी मंत्रियों की शपथ ले चुकी है। तो मंत्रिमंडल में अजीत पवार के जो 9 मंत्री हैं उनको क्या क्या पोर्टफोलियो दिया जाएगा, किस किस विभाग में दिया जाएगा, उसको लेकर ये मीटिंग अभी देवेंद्र फडणवीस से चल रही है। और सिर्फ 4 लोग मीटिंग कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, छगन भुजबल और प्रफुल्ल पटेल। अभी भी मैं बोल रहा हूं कि प्रफुल्ल पटेल एक ऐसे शख्स हैं जो पूरे सिनेरियो में सबसे इंपॉर्टेंट फेस बनकर सामने आ रहे हैं। आपको बता दें, प्रफुल्ल पटेल सांसद हैं, उनको महाराष्ट्र की राजनीति और महाराष्ट्र की जो मंत्रिमंडल है, सरकार में कोई लेना देना नहीं है। उसके बावजूद भी प्रफुल्ल पटेल कल से पूरी तरह से, और ये सबसे अहम कि अजीत पवार ने अपने साथियों के साथ एक बेहद अहम बैठक की और अब देवेंद्र फडणवीस के साथ मुलाकात। लेकिन आपको महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी इस वक्त की 10 बड़ी खबरें दिखाते हैं। महाराष्ट्र में अजीत पवार की बगावत के बाद सतारा में शरद पवार का शक्ति प्रदर्शन, कराड़ में वाईबी चौहान को दी श्रद्धांजलि, बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए समर्थक। शिंदे सरकार में शामिल होने के बाद मुंबई में अजीत पवार के घर बड़ी बैठक, अजीत पवार खेमे के सभी 9 मंत्री बैठक में शामिल, प्रफुल्ल पटेल भी बैठक में मौजूद रहे। अजीत पवार ने एनसीपी के सभी बड़े नेताओं के आशीर्वाद का किया दावा, कहा एनसीपी का नाम और चुनाव चिन्ह हमारे साथ, सभी विधायकों और सांसदों के साथ रहने का किया दावा। एनसीपी ने अजीत पवार समेत 9 बागी विधायकों के खिलाफ की कार्रवाई की मांग, विधानसभा स्पीकर को ईमेल भेजकर बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने की भी अपील। एनसीपी की मांग पर महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर का बयान, कहा 9 विधायकों के खिलाफ मिली है याचिका, याचिका को पढ़ने के बाद लूंगा फैसला। अजीत पवार की बगावत को सुप्रिया सुले ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा अजीत पवार अभी भी मेरे बड़े भाई मेरे संपर्क में हैं, सभी बागी विधायक भी।